हमारा अगला टॉपिक है मराठा शक्ति। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति। मराठा शक्ति का किस तरह से अंग्रेजों से संपर्क होता है और मराठा शक्ति किस तरह से उनके समक्ष हार जाती है, इस टॉपिक को हमको करना है। सबसे पहले असल में इसमें बहुत सारे घटनाक्रम हैं, बहुत सारी तिथियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इनको आपको सावधानी से याद करना होगा। अच्छा, ये कार्यक्रम आमतौर पर कब शुरू होता है? जब बंगाल विजय हो जाता है। मतलब बंगाल विजय पूरा हो जाने से ही एक नैतिक बल मिलता है किनको? अंग्रेजों को, कि वह भारत के अतिरिक्त क्षेत्र में प्रवेश करें। ये आप समझ लीजिए, बंगाल की विजय ने कंपनी को राजनीतिक साहस और नैतिक बल उपलब्ध कराया कि वह अपनी सत्ता को शेष भारत में भी प्रसारित करे। पहली बात यह है। दूसरी बात, जब बंगाल विजय इनका पूरा हो जाता है तो अब भारत में दो शक्तियां महत्वपूर्ण बचती हैं। एक तो कंपनी है और दूसरा मराठे। मतलब यह जो संघर्ष है सर्वश्रेष्ठ औपनिवेशिक शक्ति और सर्वश्रेष्ठ भारतीय शक्ति के बीच, यह होना तय है। जिस तरह से उपनिवेशवाद की निरंतरता है और उपनिवेशवाद अपना चरित्र बदलता है, उस हिसाब से यह संघर्ष तय है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि आखिर क्या लाभ था उनको, अंग्रेजों को। महाराष्ट्र पे आक्रमण से उनको लाभ क्या था? तो आपको पता है कि ब्रिटेन उसमें सर्वश्रेष्ठ जल शक्ति है और यहाँ पर मुंबई साल से बेसिन जैसे बंदरगाह है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो इसको आप केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखिए, इसको सामरिक दृष्टि से भी देखिए, सैनिक दृष्टि से। वो जो बंदरगाह है वह सामरिक केंद्र है, सामरिक केंद्र भी है। आर्थिक केंद्रों के अलावा वे सामरिक केंद्र भी हैं। इसीलिए ब्रिटेन को लगता है कि अब महाराष्ट्र पर विजय किया जाए। यदि उपनिवेशवाद के कालक्रम में आप देखते हैं तो यह ऐसा समय है जो प्रत्यक्ष विजय और लूट का समय है। जब उपनिवेशवाद का आप चरण देखेंगे उसमें आप देखेंगे जो 1757 के बाद का समय है वह कैसा है? प्रत्यक्ष विजय। मतलब जो भी भारतीय राज्य है उन पर जबरदस्ती विजय प्राप्त किया जाता है और उनसे आर्थिक लाभ उठाए जाते हैं। तो ये प्रेरणा है कि भारतीय विजय अब और आगे क्यों किया जाए, महाराष्ट्र में अंग्रेजों और कंपनियों का संघर्ष क्यों होता है, इसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसके पीछे कौन से कारक हैं? जो अगला बिंदु है सामरिक आधुनिकीकरण। अच्छा, मराठे अपेक्षाकृत प्रगतिशील शक्ति हैं इस मायने में कि वो अपने सैनिकों को नया शस्त्रास्त्र उपलब्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने किया है, कुछ प्रयास किए हैं इसके लिए। उन्होंने कई शक्तियों से संबंध भी स्थापित किया है इसके लिए, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से। आप तो ये भी देखेंगे कि उनकी सेना में कई कमांडर विदेशी हैं। मराठों में फ्रेंच कमांडर भी हैं। ये एक हद तक उनका प्रयास था कि हम भी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दें, अच्छे से चुनौती दें। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। आपको इस बिंदु पर भी ध्यान रखना होगा। तो ये जो सामरिक आधुनिकीकरण होता है इसके प्रति वो सतर्क है, सचेत है। कौन? नहीं, मराठा तो कर ही रहे हैं। ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन होता है ये तो मराठा ही कर रहे हैं। अंग्रेज सतर्क है, इसलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन पर आक्रमण किया जा सके। ये अगला बिंदु। अब पॉलिटिकल मुद्दा पे आ जाइए।
आखिर अंग्रेजों को मौका कैसे मिलता है? जो नारायण राव है वो पेशवा है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब उनका मृत्यु होता है तो उनके परिवार में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे ही पेशवा बनाया जाए। तो उसमें से एक व्यक्ति रघुनाथ राव, वो क्या करता है, अंग्रेजों से मिल जाता है। केवल मिलता ही नहीं है, वह क्या करता है, एक संधि कर लेता है जिसमें अंग्रेजी सत्ता को मान्यता दी गई है। उसके बदले में अंग्रेजी सहायता की अपेक्षा की गई है। अंग्रेज ऐसा वचन देते हैं कि अन्य शक्तिशाली शासकों के विरुद्ध मैं आपको सहायता दूंगा। इसी के साथ क्या होता है कि महाराष्ट्र में अंग्रेजी सेना को रहने का जगह मिल जाता है। मतलब पेशवा खुद ही बुला लेते हैं। जो ये घटनाक्रम होती है उसके विरुद्ध क्या होता है, अन्य मराठे सशंकित होते हैं और उनसे अंग्रेजों का युद्ध होता है। यह है मराठों का पहला युद्ध जो 1775 से 82 तक चलता है। 1775 से 82 तक ये चलता है, 7 साल। ये खत्म कैसे होता है, सालवाई की संधि से, जो 82 में होता है। सालवाई की संधि से ये युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन समाप्त नहीं होता है, यह तो विराम है। उपनिवेशवाद अपने लंबे जीवन काल में जब चरण बदलती हैं वो, तो अपने रूप को स्थिर करने में वो ध्यान नहीं देती हैं। रूप बदलती रहती हैं और इसके लिए रूप बदलना उनके लिए फायदेमंद होता है। तो वैसी संधि हो जाती है। यह संधि इसलिए होती है कि उस समय मराठा बहुत शक्तिशाली थे, तो अब इनको लगता है कि अभी इनसे युद्ध करना ठीक नहीं है। असल में उस युद्ध में, जो प्रथम मराठा युद्ध है, इसमें कई बार मराठों ने इनको हराया है, लेकिन उस समय शासक कौन था, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत ही शक्तिशाली शासक, बहुत ही शक्तिशाली। फिर उसने आगे और नीतियां बनाई हैं, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पे युद्ध बंद हो गया है। वैसे मतलब आप ये समझिए कि कॉर्नवालिस है कौन, वही आदमी जो अमेरिका में ब्रिटेन का हेड कमांडर है, जो अमेरिका में भी हारता है। अमेरिका से हार के वो आया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वही तो था मुख्य सेनापति ब्रिटेन का, और यहां भी वो हारता है। मतलब मराठा इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को हरा दिया। इस तथ्य को आप बहुत प्रमुखता से नोट करिए और अपने उत्तर में भी शामिल करिए कि मराठा साम्राज्य उसमें बहुत ही शक्तिशाली थे। फिर आगे क्या होता है, अब क्या होता है, नया मौका इनको मिलता है तब जब मैसूर का पतन हो जाता है। मैसूर का पतन होता है। अब भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही हैं यहाँ पे, लंबे समय तक हिंदुस्तान में रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैसूर का पतन मतलब हिंदुस्तान के एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य का पतन हो जाता है और इसने एक नया मौका उपलब्ध कराया अंग्रेजों के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज, आपको ही पता होगा कि जो सहायक संधि है ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र है अंग्रेजों का।
सहायक संधि। और सहायक संधि में इस पे भी बल मतलब प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है नाना फडणवीस पे। ये पेशवा है नाना फडणवीस, इनको कहा जाता है कि आप सहायक संधि को स्वीकार करिए। ये स्वीकार करने से मना कर देते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली भी हैं, समझदार भी हैं, तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से इनका 1800 में निधन हो जाता है। इनका निधन होना मराठा संप्रदाय के लिए, साम्राज्य के लिए बहुत ही दुखद चीज है। अब ऐसा कोई नेता नहीं बचता है इनके यहाँ जो ऐसा समझदार भी हो, जो विभिन्न मराठा गुटों को साथ लेके चले। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मराठा साम्राज्य कमजोर क्यों है, क्योंकि उनके यहाँ कई बड़े सरदार हैं, जैसे कि भोसले, पेशवा, गायकवाड़, सिंधिया। ये सब उपराज्य की तरह काम करते हैं। मतलब जो केंद्रीकृत सत्ता है उसके विरुद्ध ये लोग हरदम रहते हैं तैयार, आपस में संघर्षरत। इसीलिए मराठा सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली होते भी राजनीतिक रूप से कमजोर हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जो तीन लोग हैं, बाजीराव द्वितीय, सिंधिया और होलकर, ये आपस में संघर्षरत हो जाते हैं। ये जो तीनों प्रमुख शक्ति है इनके बीच में संघर्ष हो जाता है। किसके लिए संघर्ष है? हाँ, कि पेशवा कौन बनेगा, पुणे पे किसका अधिकार होगा। पुणे में किसका अधिकार था? पेशवा का। और इसमें से जो बाजीराव द्वितीय साहब हैं, अत्यंत ही अयोग्य शासक, ये क्या करते हैं? अंग्रेजों से कर लेते हैं बेसिन की संधि। बेसिन की संधि 1802 में होती है, याद रखिए। ये आपको प्रीलिम्स में भी कई बार पूछेगा, बेसिन की संधि। उससे पहले क्या था? सालवाई की संधि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जो कॉर्नवालिस के बाद जो नए शासक हैं, और उसमें भी जो महत्वपूर्ण है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में उपनिवेशवाद का एक नया चरण शुरू होता है। अब है कि जो भारतीय राज्य है इस पर प्रभुसत्ता स्थापित किया जाए। पहले तो देखिए, जो 1757 है या 1764 है, उसमें में जो मुगलों का छाया है उस छाया को बने रहने दिया जाता है। मुगल उस समय महान है, इसको अंग्रेज लोग भी स्वीकारते हैं, राजनीतिक रूप से ही सही। अब नया चीज होता है। अब क्या होता है? यह ब्रिटिश प्रभुसत्ता मनवाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसने क्या क्या किया कि पेशवाओं से 1812 में 6 धाराओं का प्रतिज्ञा पत्र स्वीकार करवाया जबरदस्ती। यह इसमें अधीनस्थता की बात थी। जो ब्रिटिश प्रभुसत्ता था उसको मानने की बात है। पेशवा इससे दुखी है, लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद 1816 में रघुजी भोसले का निधन होता है। अब उनके निधन के बाद क्या होता है? वहां भी उत्तराधिकार का एक विवाद पैदा होता है। अंग्रेजी सत्ता वहां भी कूदती है। ठीक है, उसके बाद जो भोसले से संधि होती है उसमें नागपुर में ब्रिटिश सेना रहने लगती है, और भोसले को जबरदस्ती एक संधि पे हस्ताक्षर करवाया जाता है जिसमें विदेशी संबंध का समर्पण कर देता है। इसका मतलब यह है कि अब उन्हीं से विदेशी संबंध रखेंगे भोसले जिनकी सहमति अंग्रेजों ने दी हो। मतलब भारतीय प्रभुसत्ता के बीच में आ गई ये संधि। अब आपको वही काम करना है जो ब्रिटेन कहेगा।
या कंपनी कहेगी। अगला बिंदु 1814-16 में 23वां गायकवाड़ विवाद होता है। यहाँ पर पुनः दुर्ग पर भी विवाद होता है। यहाँ भी हस्तक्षेप करते हैं कौन? हाँ। और सबसे जो अंतिम कड़ी है वो है नवंबर 1817 में सिंधिया की संधि। सिंधिया को भी एक अपमानजनक संधि स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता है। हम यहाँ पर क्रमशः देख रहे हैं कि भोंसले, गायकवाड़, फिर सिंधिया, पूना, मतलब चारों लोगों को अपमानजनक संधि स्वीकार करवाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो मराठा लोग हैं इनमें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना प्रबल होने लगती है। इसी का परिणाम क्या है? तीसरा आंग्ल मराठा संघर्ष। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से अंग्रेज मराठा संघर्ष होता है। इसकी प्रक्रिया यही है। अब हम लोग कल देखते हैं इसको कि किस तरह से मराठा असफल रहे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बंगाल में नवाब कैसे असफल हुए। अब देखेंगे कि मराठा लोगों में क्या स्थिति है। बहुत सारी बातें एक ही हैं, बहुत सारी बातें, केवल तिथियां अलग हैं, केवल व्यक्ति अलग है। जो राष्ट्र का चरित्र है वो एक ही है। हम उसी तरह से अविभाजित हैं, हम उसी तरह से परंपरागत सामंतवादी हैं, और वो उसी तरह से आधुनिक हैं, सशक्त हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी को मानने वाले हैं, आधुनिकता में उनका विश्वास है। ठीक है।